फैसलाबाद से मैं हूं हमाद अहमद। डगरावा रोड पर थाना डी टाइप कॉलोनी के इलाका में पेश आया है, जहां पर एक होटल पर काम करने वाली वेट्रेस मरियम और उसकी साथी अस्मा, ये दोनों काम से फारिग होकर रात के वक्त घर पहुंच रही होती हैं कि जब वो डगरावा रोड पर पहुंचती हैं तो मोटरसाइकिल पर सवार दो नौजवान आते हैं, चेहरे ढांपे होते हैं और उन पर गोलियां बरसा देते हैं, जिसकी वजह से अस्मा जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाती है, जबकि मरियम इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इनके जो मुतासरा ख़ानदान हैं, उनकी फैमिलीज़ वो क्या कहती हैं, पुलिस ने इसमें तहकीकात करते हुए क्या कार्रवाई की है, मुल्ज़मान पकड़े गए हैं तो उन्होंने क्या बताया है, क्या वजूहात हैं और तफ्तीश का अमल किन नतीजे पर पहुँचा है, उस पर इस प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। इस वक्त हम हल्ला गौशाला में मौजूद हैं उस फैमिली के साथ जिनकी अकलौती बेटी अपने बाप का हाथ बटाने के लिए जिसने जॉब शुरू की और वो जॉब से रात के वक्त वापस आ रही थी कि 12 और 13 जुलाई की रात मोटरसाइकिल सवार मसल्ला अफराद ने फायरिंग की और जिसमें उसकी हलाकत हुई, जबकि उसके साथ एक उसकी जो सहेली थी वो ज़ख्मी है और हस्पताल में ज़ेर इलाज है, तशवीशनाक हालत में है। फैमिली जो है वो इंतहाई दुख में है, करब में है, इकलौती औलाद चली गई है। वालदा से हम बात करें, बेटी इकलौती बेटी थी, बाप का हाथ बटाने के लिए आपने बताया कि निकली। अस्सलाम वालेकुम। मेरी इकलौती बेटी थी जो बाप का हाथ बटाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लोगों ने निकाल लिया। ये अपील है कि मरियम नमाज के हक में फैसला होना चाहिए। वालदा जो है वो दुख से करब से नडाल हैं। वालिद साहब से बात करते हैं, किस तरह ये वाक़या हुआ, कब से आपकी बेटी मरियम जॉब कर रही थी? अस्मा जी हो चले साल हो चला, साल सवा साल हो गया। मैं रोकदा तो बेटा ना जाओ, फिर मैंने कहा नहीं बाबा जी मैं जाना, मेरी जो जॉब करनी, मैं 12 पढ़ी है। इन्हें कहा तुम बुढ़े हो चले, मैं तेरा हथ बटावा। मैं कहा बेटा फिर वेख लो। इन्हें कहा नहीं बेटा बेफिक्र हो जाओ तुसी, पापा जी बेफिक्र हो जाओ तुसी। मैं कहा ठीक है बेटा, अल्लाह का सबूत। फिर कोनो सी अच्छा, वो फिर उन्होंने 1 साल पहले होटल पे जॉब इख्तियार। हाँ जी 1 साल तो पहले फिर जॉब करनी शुरू हो गई सी। हाँ जी, फिर इन्होंने होर आस्ता 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 होर काम शुरू किया। इन्होंने कहा बहुत अच्छे काम कर मैं आ रही, मैं कोई टेंशन नहीं लैनी। मैं कहा ठीक, कोई साड़ी किसी का दुश्मनी नहीं सी, कोई किसी का साडा वैर नहीं सी। एक बेटी सी मेरी, एक बेटी और ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇ। फिर मजा कितना साड़ी बेटी गई है वो भी उदा ही जाना चाहिए बस। वाकया किस तरह हुआ उस दिन वो जॉब से वापस आए? हाँ जॉब तो वापसी आ रहे थे, असं पिछे पिछे आ रहे थे, वो पिछे होटल तो बस गए, कहते छुट्टी करके चले गए, असं पिछे पिछे आ रहे। अच्छा, आप लेने के लिए गए लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए? हाँ जी। अच्छा, वो पहले निकले? हाँ पहले निकल आए सी, असं लेट थोड़े निकल आए सी। फिर मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, बंदा आ रहा सी, कोनो असं अगे आए जी, अगे नेरा लाइट पई साडी अखां विच, लाइट दे तो फायरिंग हो गई, हमला करता इन्होंने, साढ़े धमकी लाई, इन्होंने परे हो जाओ तुसीं, साढ़े पिछे गड्डी रोक गई, ये तो फायरिंग की मार के निकल गए। फिर सानू नहीं पता होया कि यकीन नहीं, ऐसे तो आप रोना शुरू हो गए। क्यों मारा, कौन लोग थे, क्यों, क्या रंजिश थी? कोई ऐसी नहीं, सानू अजे तक मुजरम असीं वेखे भी नहीं, कौन है कौन नहीं, की नाम है की नहीं। हाँ जी, सानू बाद पता लगे, मरीम नवाज ने दसिया कि बच्ची का करियर सहेली, ਇਹਦਾ नाम मरीम ही है। हाँ जी, इन्हें कहा जी अली अहमद आ मुंडा साढ़े इलाके का है, मेरी यही गल सी, बेगुनाह मरी है। कहने अगे मरीम के वो के साथ उनकी बात थी, इसलिए वो उसके पीछे आया और मरीम को उसने गोलियां मारी। साथ आपकी बेटी भी साथ थी, तो वो भी इन्होंने भी मारती इन्होंने गोलियां, मेरी बेटी भी मारती, पहले अपनी मरियम भी मारी इन्होंने, फिर बाद मेरी बेटी भी गोलियां मारती, भी यह गवाह ना बने। हाँ जी, आपकी बेटी की मौका पर हलाकत? हाँ जी, मौके पर सन सलाह मिली, उन्होंने हलाक हो गया। इन्हें खून का बंदोबस्त करो, खून की लग रहा एक बहाना ही सी इन्होंने डॉक्टर का, वो पहले हलाक हो गई सी।
थाना डी टाइप कॉलोनी के इलाका में 12 और 13 जुलाई की रात एक वाक़या जो पेश आया कि 2 लड़कियों पर फायरिंग की इतला पुलिस को मिली। इस इतला के बाद पुलिस की अगली कार्रवाई क्या थी, मुलज़मान कौन थे, लड़कियां कौन थी और उस वक्त रात के वक्त वो कहां से आई थी, सारी तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं थाना डी टाइप कॉलोनी के SHO रियाज साहब। बताइएगा सर, एक इतला मिलती है पुलिस को कि 2 लड़कियों पर फायरिंग हो गई है, तो क्या इतला थी, आगे फिर क्या कार्रवाई हुई? बहुत शुक्रिया, आप थाना तशरीफ़ लाएँ। ये 12 और 13 की दरमियानी शाम को एक तकरीबन 1:30 बजे के करीब रात को एक कॉल मसूल होती है 15 पे कि 2 लड़कियों को ज़रिया फायर ज़ख्मी कर दिया गया। इस तरह पर हम फ़ौरी तौर पर मौके पर पहुँचते हैं। लड़कियाँ उधर पड़ी हैं मजरूबी हालत में। हम 112 को कॉल करते हैं, इनके तमाम को पहले शिफ्ट करते हैं DHQ में। और उनकी हालत तो बज़ाहिर नज़र ये आ रही थी कि काफ़ी शदीद ज़ख्मी है ये, तो उनको स्टेटमेंट देने के काबिल नहीं थी। हमने जो इनके साथ लड़का एक जो इनको छोड़ने जा रहा था उससे इन्फॉर्मेशन ली कि लड़कियाँ कौन हैं और किधर से आ रही हैं और कहाँ जा रही थी। उसने बताया कि ये एक ख़याम किनारा का रेस्टोरेंट है प्राइवेट, एक इधर समुद्री रोड पे। ये दोनों उधर वेटर का काम करती हैं और ये अभी अपनी ड्यूटी से फारग होने के बाद मैं इनको छोड़ने जा रहा था घर में। एक लड़की की रहायश थी इधर मतलब रसूलनगर में और दूसरी थी गौशाला समनाबाद में। फिर मैं छोड़ने जा रास्ते में जब पहुंचे हम समुद्री रोड से डग्राउंड रोड में टर्न किया तो पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए हैं। उन्होंने हमें रोक कर मुझे थप्पड़ मारे हैं और एक साइड पे कर दिया है और 2 लड़कियों पर फायरिंग की है। फायरिंग करके ये फ़रार हो गए हैं। जो मोटरसाइकिल था उसका नंबर मुझे नहीं पड़ा गया, उसको उन्होंने टेप से कवर किया हुआ था। और उसके अलावा जो लड़के दोनों थे उन्होंने अपने मास्क पे सारी इन्फॉर्मेशन आप जब स्पॉट पे पहुंचे हैं, लड़कियों के साथ जो उनको छोड़ने के लिए जो नौजवान आ रहा था उसने सारी दिया? ये उसने दिए। तैयार नाम था, वो भी वेटर था उधर उसी रेस्टोरेंट का। उसने बताया कि 2 लड़कों ने ये मास्क में पहने हुए और दोनों लड़कों ने अपने जो चेहरा वो ढांपा हुआ था कपड़ों से, मुँह ढांपा हुआ था। इसका मतलब है कि एक वारदात का रंग दिया गया था। बेशक ऐसी बात है भी ये पता नहीं चला किसने किया या ब्लाइंड उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम ये जो मरियम का घर उसको ले गए, उसको लड़के को पता था घर का। उधर जब गए हैं तो उनके वालिदैन को मिले हैं तो उनको पूछा है फिर आपकी लड़की किधर है, तो उन्होंने बताया कि वो तो ड्यूटी पे है, वापस नहीं आए। उनको नहीं पता था कि हमारी लड़की को फायरिंग ज़ख्मी कर दिया गया। आपने चंद घंटों में ही इस केस को ट्रेस कर लिया, मुलज़मान अरेस्ट हो चुके हैं। अब इनका जो जिस्मानी रिमांड लेके तफ्तीश का अमल जारी है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम इंशाअल्लाह केस को अच्छा तैयार करके अफसरान को हुक्म से इनको कैफ़ इक़्तिदार तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह सज़ा दिलाएंगे ताकि आना वाले जो बाकी लोग हैं इससे सबक सीखेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये भी हो सकता है। इस केस के तफ्तीशी जो हैं यासिर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और यासिर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि इन मुलज़मान से थोड़ी सी जो सारी बात पता चल रही है वो इनसे तफ्तीश में ज़रा पूछें कि किस तरह इन्होंने वक़ूआ किया है, किस तरह ये गए हैं। जी अहमद जी सर, अब आप बताएं आपकी क्या तरतीब थी? जी सर, हम लोग घर से गए हैं और वहाँ पे होटल के बाहर खड़े हैं। नहीं तो आपने फ़ात को कैसे लिया? फ़ात ने मुझे मैसेज किया था क्या कि बाहर आ जाओ। फ़ात ने आपको मैसेज किया था बाहर आ जाओ? मोटरसाइकिल किसका था? मोटरसाइकिल मेरा था। पिस्टल कहाँ से? पिस्टल भी आपका था? जी सर, वो दोस्त से लिया था। कितने अरसे से आपके पास था? सर 2-3 दिन से पहले लिया था। चैम्बर में कितनी गोलियाँ डाली थी? सर 4 थी। 4 गोलियाँ? मौके पे तो 7 गोलियाँ लगी हुई हैं। नहीं सर, 4 थी। अच्छा चलो ठीक है। तो फ़ात ने आपको मैसेज क्या किया था? बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ। फ़ात पर आ गया बाहर? जी। फ़ात से पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी? जी सर। इस वारदात की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी? जी सर। फ़ात को आपने क्या कहा था? सर इसने मुझे कहा था आ जाओ चलिए। कहाँ जाना है? इसने वहीं जाना था। हमने दोनों ने मिलकर प्लान किया हुआ था कि ये वारदात करनी है? जी सर। अच्छा, ये आपने ये सारी कार्रवाई की क्यों है? आप मसला क्या था, रंजिश क्या थी आपकी, क्यों आपने मर्डर किया और एक लड़की को ज़ख्मी किया? सर मेरी उससे किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बेशक लड़के से आप पूछ सकते हैं, मेरी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। सिर्फ वो उसको डराने गए हैं और अचानक से चल गया। नहीं, अचानक से एक लड़की को 4 गोलियां लगी हैं, दूसरी भी ज़ख्मी हुई है। अचानक से एक आध गोली चलती है और आपने तो बाकायदा अटेम्प्ट की है इस पर। सर हमें यानी कि हमें पिस्तौल वगैरह चलाना नहीं आता था। हमने 1-2 दिन पहले ही लिया, फायर एक किया था, निकल कितने की गोली है, तो अचानक ये लगा इसमें हमारी गलती है। हम अच्छा, आप डरा के क्या करना चाह रहे थे? सर बात ऐसी है कि मैं यानी कि उसको शौक़ था, उसके पास भी था। उसने मुझे थोड़े दिन पहले वीडियो से वो सेंड की, कहती है देखो मेरे पास है। तो इसी चक्कर में हम उसको डराने के लिए गए हैं। तो
ज़मीन में फायर किया तो अचानक इतनी ज़्यादा गोलियाँ निकल गईं। आपकी उसे नाराज़गी थी, मसला क्या था? कोई किस्म की मेरी नाराज़गी नहीं थी, बेशक लड़की से पूछ सकते हैं आप। फ़हद ये जो कह रहा है कि इसने इस ज़मीन पे गोलियां चलाई थी, लेकिन गोलियां तो सीधी लगी हैं लड़कियों को, दोनों को। सर जी मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा आगे खड़ा था बाइक पे। तो आप तो साथ गए थे? साथ गया था लेकिन मैं आगे खड़ा था। बाइक आप चला रहे थे? हाँ जी। तो ये सारी वारदात के लिए प्लान करके गए थे? नो सर। तो आपको साथ लेके गया है, उस वहाँ पे जाके गोलियां बरसाई हैं, फिर आपने मिल के वहाँ से भागे हैं, मोटरसाइकिल छुपाई है? सर जी इस तरह है कि मैं घर बैठा ना अपना ऑनलाइन काम कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आया कि बाहर आओ काम जाना है। मुझे लगा कुछ खाने पीने जाना होगा, पहले भी जाते रहे, तो फिर इसने रास्ते में जाके बताया। खाने पीने जाने के लिए आप मुँह छुपा के गए थे? सर जी रास्ते में बताया था इसने, इस तरह। अच्छा, रास्ते में इसने बता दिया कि हम इस काम जा रहे हैं, फिर ये कि आपने मुँह छुपा लिया? इसने कहा था डराना है बस। अच्छा, मास्क कौन लाया था? मास्क मैं लेके आया था। ये किसने कहा था मास्क लगा लें? ये भी इसने ही कहा था। बाकायदा प्लानिंग की थी? हाँ जी इसने। तो आपको नहीं ये लगता कि ये डराना हो या इस तरह जाना हो, किसी पर पिस्टल लेके जाना गलत है? सर जी समझाया तो बहुत था लेकिन नहीं, आप तो शामिल थे इसमें? शामिल था। इन वाक़यात के हवाले से हम एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद अमारा शराजी से गुफ्तगू करेंगे। मैडम, एक तालबा जाती है ट्यूशन के लिए, बीबीए की तालबा है, ब्राइट स्टूडेंट है, उसको राह चलते हुए एक नौजवान आता है, फायरिंग करके कत्ल कर देता है। एक जो वेट्रेस है वो अपने काम से फारिग होकर घर जा रही है, उसको फायरिंग कर दी जाती है, उस पर उसको मर्डर कर दिया जाता है। ये दोनों ही बड़े जो है अफसोसनाक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स थे, और इनके अंदर दोनों के अंदर एक ही जो आपका मोटिव इनका लड़कों का था, रिजेक्शन को बर्दाश्त ना करना। मतलब ये दोनों लड़कियां अच्छी फैमिलीज़ की और पढ़ी लिखी बच्चियां थीं, नहीं उन लड़कों के कहने में आई या उनकी तरफ वो माइल नहीं हुई, तो उस रिजेक्शन के रिज़ल्ट में इनको जो है वो फायरिंग करके जो है वो हलाक भी किया गया। ये बड़ा क्या कहना चाहिए, साइकोलॉजिकली मेरे ख़्याल से डिस्टर्ब्ड किस्म के ये लोग हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। पुलिस के लिए और हमारे लिए ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो बच्चियां हैं सोसाइटी में, लड़कियां हैं, वो ख़ुद को महफूज और सेफ़ फील करें, और उसके लिए हम हर तरह। मैडम, इसमें ये देखा है कि जो इनमें वेपन इस्तेमाल हुए हैं वो भी लोगों तक आसानी के साथ अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स थे वो दोनों लड़के भी जो डी टाइप कॉलोनी में कत्ल किया है। एक तो वेपन का भी है, दूसरा कम्युनिटी पॉलिसिंग के साथ तक इसमें फेवर कर सकती है, क्योंकि दोनों वाक़यात में पहले उन्होंने उनके घर वालों को शिकायत की, लेकिन पुलिस को शायद आगाह नहीं किया, और वो ख़ुद ही उस चीज़ को वो हैंडल करने की कोशिश की है। अगर पुलिस को आगाह करते तो शायद बेहतर हो सकता। तो लोग अगर इस तरह के कोई वाक़यात आते हैं तो क्या कर सकते हैं? ये हरासमेंट के केसेस के अंदर मेरी वालदैन से भी और बच्चियों से भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर कोई आपको इस हद तक जो है वो हरासा कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, फ़ौरी तौर पर आप इसमें पुलिस को रिपोर्ट करें, और इसको इस हद तक किसी चीज़ को जो है वो किसी को इतनी छूट ना दें कि खुदा न खास्ता आपको कोई फ़िज़िकली इस तरह से कोई नुकसान पहुँचा सके। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए थरपारकर से मैं हूं अब्दुल गनी बजीर। नाजरीन, थर का सहरा जो कि इन दिनों बारिशों के बाद सरसब्ज़ और शादाब नज़र आ रहा है, वहां इस ज़िले के अंदर लाखों एकड़ पर जहां ज़रई बारानी ज़मीनें मौजूद हैं, जहां लोग बारिशों के बाद खेती बाड़ी करते हैं, वहां लाखों एकड़ के रकबे पर सरकारी लैंड जिसे मवेशियों के चरागाहों के लिए ब्रिटिश दौर से मुख्तस किया हुआ है, जिसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में गोचर कहा जाता है, जिस पर लोगों ने मुख्तलिफ देहातों के अंदर अपनी ज़मीनों से तजावुज़ात करते हुए सरकारी ज़मीनों पर भी खेती बाड़ी शुरू की, जिससे मवेशी मालकान सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। कमिश्नर मीरपुर ख़ास की जानिब से बारिशों के होते ही सरकारी ज़मीनों पर खेती बाड़ी पर दफ़ा 144 का नफाज किया गया, और इन मसाइल के बढ़ने के बाद थरपारकर में सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी खेती बाड़ी की जो
ख़बरें हैं वो जियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने इस पर एक्शन लिया और डिप्टी कमिश्नर थरपारकर के अहकामात पर गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ के अंदर 18 जो मुकदमात हैं वो मुख्तलिफ़ तहसीलों की पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर उन लोगों के ख़िलाफ़, उन अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं जो कि सरकारी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते हुए पाए गए। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे मवेशी मालकान से और उसी के साथ ही आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर थरपारकर से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दर्ज करवाए गए मुकदमात के बाद जो मवेशियों के चरागाहों के लिए ज़मीन है वो कितनी ज़मीन जो आज़ाद हो चुकी है और मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उन मवेशी मालकान के साथ जो दूर दराज के जो चरागाह हैं वहाँ पर मवेशी चरा के इस वक्त वापस आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। तो मसला ये है चरागाह मवेशी का वो सारा बंद कर दिया है। सिर्फ गरीबों ने ये नहीं निकला है, ये जो बड़ा है या गांव का बडेरा है उसने ये सारा 50 एकड़ है वहाँ से वो 100 एकड़ आबाद कर रहे हैं। किस तरह से इनको बचाया जा सकता है? आप क्या वो तजवीज़ डीसी साहब ने बिल्कुल अच्छा किया है, वो एफआर कुछ बंदूक के दर्ज की है, मगर ये ट्रैक्टर ले आए वही जो माल का चरागाह है या वही आबाद है उसको मुकम्मल ख़त्म जिस वक्त में नहीं हुई तो ये आगे भी 100 एकड़ से वो 150 एकड़ आबाद कर सकते हैं। गौचर ज़मीन बहुत थी, अभी सारे बंद पड़े हैं। एक आदमी ने पोख लिया है और है वो माल चरना नहीं देते हैं। अच्छा, कौन ये ज़मीनें आबाद कर रहा है? साईं आबाद तो ये जिसका बनी है वो करता है, दूसरा तो कोई सारा साथ में पड़ा है वो माल नहीं चरने देता है। सलामकोट से 3 किलोमीटर होता है रानतलाई की से, उधर चारने दे, इधर तो चारने कहीं नहीं। एक मड़ा ये सारा ख़राब कर लिया, एक गंद उछ लिया और गाय भी नहीं है, गाय है तो आदमी चारना नहीं देते हैं। सामिया को यही अर्ज़ करता हूँ कि हमारे गांव गोट बतगरी है, दे उकराड़ो है, वहाँ से जो ही माल मवेशी के गस बंद करते हैं असल उस पर 144 अभी जो नाफज है हमारे ज़िले पर उस पर अमल किया जाए और हमारे माल के चरागाह और गस वगैरह जो है वही हमारे को आज़ाद करे। तो रेवेन्यू का रिकॉर्ड जो है उसको ऑनलाइन बनाया जाए और उसको जो है वो पब्लिक तक रिकॉर्ड पहुंचता ही नहीं है। कितने ही लोग हैं, मैं देखता रहता हूं और मैं ख़ुद भी जब ऑफिस का चक्कर लगाता हूं लोगों से मिलता हूं तो लोग यही बोलते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं मिलता है। ये मुख्तियारकार और तपेदार के पास चक्कर लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाएँ या सेटलमेंट एंड सर्वे ऑफिस हैदराबाद जाएँ। वहाँ पर लोग जाते हैं तब वो बोलते हैं कि ये रिकॉर्ड तो ज़िला के और तालका का रिकॉर्ड है, तो लोग इसके बीच में चक्कर काटते रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर थरपारकर की ऑफ़िस में और डिप्टी कमिश्नर से जानेंगे कि जो गोचर लैंड के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें आती हैं तो ग्रास रूट लेवल से डिस्ट्रिक्ट तक इनको किस तरह से निपटाया जाता है। ये बताइएगा कि थरपारकर में जो गोचर लैंड का इशू है या इसकी शिकायत भी सामने आई तो आपने किस तरह से इस पर एक्शन लिया है और क्या पेशरफ्त हो पाई है? अब्दुल गनी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप इस बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे आए। बेसिकली पहले मैं आपको बताऊँ गोचर लैंड की क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। गोचर लैंड बेसिकली ग्रेजिंग लैंड्स हैं। ये स्टेट की तरफ से सिंस फ्रॉम ब्रिटिश राजा यहाँ पर था तब से वेल डिमार्केटेड गोचर लैंड्स हैं कि हमारे पास देखिए अगर आज की स्टेटिस्टिक्स देखते हैं टोटल पॉपुलेशन 1.8 मिलियन की थरपारकर में, तो उसके वर्सेस अगर आप देखते हैं लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन 8 मिलियन की है। तो 8 मिलियन के लिए अंग्रेज़ के दौर से लेकर आज तक जो है तो लाइव स्टॉक को यहाँ पर लुक आफ्टर किया गया है स्टेट की तरफ से। अगर लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन देखते हैं दिस इज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द प्रोविंस। इस वक्त कितने मुकदमा दर्ज हो पाए हैं और कौन कौन सी तहसीलों? हमने दर्जनों मुकदमा दर्ज किए हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो फिगर है अराउंड कोई 17-18 एफआईआर्स की है, वो रिक्लेम भी कर ली गई है लैंड और लोगों को उस पर पनिश किया गया है। अच्छा, जो मुख्तियारकार या तहसीलदार जो हैं वो जब फील्ड में जाते हैं तो लोगों की कुछ शिकायत ऐसी आती हैं कि कार्रवाई में तफरीक होती है, तो इसकी कार्रवाई में तफरीक ऐसी हवाले से कोई एक्शन लिया जा रहा है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? हाँ, लोगों की अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी में लोगों के आप इस सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट फ़र्द हैं, लोगों की आती है वहाँ पर इसको हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देख लेंगे जो मुकदमा दर्ज हुए हैं
वो लोग स्टेट लैंड पे थे और गौचर लैंड पे थे, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ रहते हैं तो उनको भी हम विल टेक केयर ऑफ देम, उनको भी इंशाल्लाह बुक करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आप क्या समझते हैं इन मुकदमात के बाद या जो लोग गौचर लैंड को आबाद कर रहे हैं कि उसका रेशो कम होता दिखाई दे रहा है, सर्वे क्या बता रही है? बिल्कुल, उससे पहले मैं आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लूँ कि तफरीक ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कोई तफरीक नहीं, इवन हैंडेड पॉलिसी है, सबको इक्वल करके रखा गया और सब तालुकों में है। हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। अराउंड 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो सारे पूरे एरियाज़ में, पूरे पुलिस स्टेशन पे, पूरे तहसीलों में एफआईआर दर्ज हुई है। अगर आगे लोगों की ज़मीनें आबाद हो गई और उन पर कुछ शिकायत बाकी रही, दरख्वास्तें रही, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मेरे अफसर्स भी इस पर बैठे हुए हैं, मैं भी खुद इस चीज़ को चेक कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। अगर कहीं से भी कोई दरख्वास्त आती है, मैं पर्सनली इसको मार्क करके अफसर्स को मार्क कर देता हूँ, इंक्वायरी कंडक्ट कराता हूँ, अगर उसमें होता है तो एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। बाकी जो आपने कहा इसका मैसेज किया जाएगा, बड़ा इफेक्टिव मैसेज गया है। अगले रोज़ आपने देखा होगा कि मतलब कि जो शिकायत आना जो है ज़ीरो हो गई इधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आ नहीं रही। अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो इस आपकी मीडिया की तवज्जुह से मैं लोगों को इनकरेज करूँगा, हमारे पास हैं, अपनी कंप्लेंट्स वगैरह रजिस्टर कराएं और इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ एफआईआर जो है, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ, इंशाल्लाह क्रिमिनल्स जो है उनके खिलाफ जो है एफआईआर ज़रूर लॉन्च की जाएगी। नवाबशाह से मैं हूँ मोहम्मद अनवर शेख। घर को आग लग गई घर के चिराग से, इसके मिस्ताक यहाँ पर चचाजाद भाइयों ने अपने ही चचाजाद भाइयों को ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े और पानी की वजह से जो है उन्होंने गोलियों की बौछार से इन्हें कत्ल कर दिया। ये वो मुकाम है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ 6 अफराद जिनका ताल्लुक़ भंगवार बिरादरी से था, नौजवान थे, उनमें से 3 जो है उनकी शादियां थी, 3 सगे भाई थे जिनमें 2 की शादियां हुई थी और दीगर जो है वो कज़न जो है वो भी उनकी उम्रें जो है वो 20 से 22-24 साल के दरमियान थी। ये कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे थे कि यहाँ पर जो है घात लगाए, उन्हीं के अपने चचाजाद भाइयों ने उन्हें गोलियों की बौछार से कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में आपको बताएं कि इसका पस मंज़र ये है कि 2010 में इन्हीं के दरमियान इसी ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर तनाज़ा हुआ जिसमें 3 कत्ल हुए और उसमें से इस वक्त 6 अफराद जो है वो जेल में थे, जिनमें 1 फौत हुआ और 1 जो है वो बरी हुआ। और इस सिलसिले में ये लोग जो है एक और केस में कोर्ट में जा रहे थे कि यहाँ पर जो है वो घात लगाए हुए उनके अपने सगे कज़न थे जिन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। ये कैमरामैन हमारे आमिर शेख अगर दिखा सकें कि यहाँ पर इस वक्त ये वो मुकाम है जहाँ पर इनकी लाशें बिखरी हुई थी। एक तरफ जो है खेत है, दूसरी तरफ भी खेत है और सड़क पे भी इन्हें मारा गया। और उसके अलावा ये कि ये लोग जो है वो इनमें से एक भागकर खेतों में गया तो उसका पीछा करके उसे भी वहाँ कत्ल कर दिया गया। ये अंधोनाक वाक़या पेश आया। और इस सिलसिले में आपको बताऊं कि यहाँ पर इस वाक़े के बाद पुलिस ने इस वक्त तक तकरीबन 22 अफराद को हिरासत में लिया है। और इस सिलसिले में एसएसपी का ये कहना है कि मज़ीद भी गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि जो हमलावर थे उनके पास असला। इस सिलसिले में पुलिस ने वहाँ रेड किया और उनके घरों को मिसमार किया। इस वक्त वो लोग कुछ फरार हैं, कुछ पकड़े गए, लेकिन अलमिया ये है कि ये 6 कत्ल जो हुए इनके जो ये नौजवान थे और इनके पीछे जो है वो सिर्फ 2 बच्चे हैं जो ताज़ियत वसूल कर रहे हैं। और इस सिलसिले में है कि बाकी सब ख़वातीन हैं। ये ज़मीन का टुकड़ा भी यहीं पड़ा है, ये सारे मामलात यही हैं, लेकिन वो लोग इस वक्त जो है वो अल्लाह के हुजूर पेश हो चुके हैं। और ये सिलसिला जो है वो पहले से जारी था, अब भी जारी है, लेकिन इस सिलसिले में पूरा इलाका जो है वो सोगवार है। और जिस तरह से ये कत्ल हुआ ये अफसोसनाक बात हुई है। आपको ये बताऊं कि इस जगह पर ये कैमरामैन हमें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है वो बहुत कम आमदोरफ्त रहती थी और इस सिलसिले में उन्होंने इस जगह को जो चॉइस किया और ये वारदात की। और इस सिलसिले में यह है कि इस वक्त पुलिस का ये कहना है
कि भरपूर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो मकतूलीन थे उनकी वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और इस सिलसिले में पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसके जो मुल्ज़िमान हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। 17 तारीख को बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ शहीद बेनज़ीराबाद में, जिसमें 6 मर्डर हो गए अपने बंगवार बिरादरी के। उसमें जो पहले माजी में जो हुआ था इशू इनका 2010 से चला आ रहा था, उसमें 3 मर्डर हुए थे जिसमें पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की थी। उसमें 6 बंदे गिरफ्तार किए थे। पुलिस ने उनको चालान किया, अच्छा केस बनाया और 6 के 6 जो थे उनको उम्र कैद की सज़ा थी। उसमें एक बंदा जेल में एक्सपायर हो गया था, एक बंदा तो कुछ देर पहले रिहा हो गया है, तो 4 बंदे अभी भी जेल में वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। उसी पे इनका था, तब ये बच्चे छोटे थे और ये इस किस्म की पहले कोई थ्रेट अलर्ट नहीं थी, ना ही कोई फरियादियों में से जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी या कोई था। ये आपस में कज़न से करीब रिश्तेदार हैं, साथ में सिर्फ 1 हेक्टेयर ज़मीन है और इकट्ठे उनके मकान आते हैं। तो ऐसी किस्म की कोई नहीं थी, ना ही था, बल्कि इनको उनमें पहले केस में जैसे 6 बंदे चालान हुए थे तो ऐसी कोई इनका तनाज़ा वगैरह का कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं थी, ना ही किसी ने कंप्लेन की थी। जैसे ही ये वक़ूआ हुआ पुलिस ने फिल फोर रिस्पॉन्ड किया और पुलिस 15 मिनट के अंदर उधर पहुंची और ये वाक़या तकरीबन इधर से 5-6 किलोमीटर उनके घर की तरफ था। फिर ये हुआ था कि 2024 में जो अपना इस्माइल वाली पार्टी थी जिन्होंने ये हमला करके इनको मारा है, उन्होंने कोई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी थी कि उनका बंदा जो था कोई ज़ख्मी किया है, जिसमें कोर्ट के हुक्म पे वो एफआईआर दाखिल हुई थी 2024 में। जो भी केस जो कोर्ट में चल रहा था ये उसकी हियरिंग पे आ रहे थे और जिसके दौरान उनको एम्बुश करके पीछे से आकर उन्होंने अपने कज़न्स जो थे उन्होंने उन पर हमला करके उनको मार डाला। और पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की, फिलफोर जगह पे पहुंचकर सारे इलाके को सील किया और इनके मुख्तलिफ ठिकानों पे अपना रेड्स किए और काफ़ी जगहों पे इनके जो बंदे थे जिन्होंने इनको शेल्टर दिया था, फैसिलिटेट किया था, सारा टेक्निकली और दूसरे तरीके से हमने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें 2 टीमें हमने तश्कील दी हैं जो अपना काम दिन रात जारी रखे हुए हैं और मुख्तलिफ रेड्स पे तकरीबन 17 के करीब हमने रेड्स किए हैं। इसमें अब तक हमने जो बंदे उठाए हैं वो 21 बंदे उठाए हैं जिनसे इंट्रोगेशन चल रही है। उसमें एक मरकज़ी मुलज़म जिसने वेपन के साथ फायरिंग की वो भी गिरफ्तार है, जिसका नाम आज़म है और इसको एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब पर्सनल देख रहे हैं, मैं भी इसको सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। 2 टीमें हमारी हर जगह पे अपना रेडी कर रहे हैं जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी मुलज़मों को भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्त में लाएंगे। इनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया है, जिस गाड़ी में ये चले गए थे वो गाड़ी भी हाथ की है, बाइक भी हाथ की है, वेपन भी रिकवर किया है और इंशाल्लाह ताला इसमें इनको कैफ़िर किरदार तक इनको हम हर सूरत सज़ा दिलवाएंगे, एक मिसाली केस बनवाएंगे ताकि कोई फिर इस किस्म की जुर्रत ना करे। मैं हूं वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। मैं इस वक्त थाना सदर दीपालपुर के इलाका आलापुर में मौजूद हूं। नाजरीन, मैं उस जाए वक़ूआ पर मौजूद हूं जहां पर पुलिस के बकौल चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या ये था कि ज़िला विहाड़ी की रिहायशी ख़ातून हनीफ़ा बीबी जो कि बसों में गदागरी करती थी, हनीफ़ा बीबी को यहाँ पर बुलाकर उसके आशना मुल्ज़म रफ़ीक ने ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया। नाजरीन, इस सारे वाक़े का दिल हिला देने वाला पहलू ये है कि मुल्ज़म रफ़ीक ने पहले गदागर माजूर ख़ातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, फिर उसके बाद उसका गला दबाया, फिर उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि लाश को जलाने में नाकामी के बाद मुल्ज़म मौका से फ़रार हो गया। पुलिस ने लाश को कब्ज़ा में लेने के बाद जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के साथ 24 घंटों में कत्ल की संदी वारदात को ट्रेस करके मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया। मेरे साथ इस वक्त जाए वक़ूआ पर मकतूला हनीफ़ा बीबी का सारा ख़ानदान मौजूद है। मैं उसके ख़ानदान से, उसके ख़ामन से, उसके बेटों से और उसकी वालदा से जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया।
जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त जाए वकूआ पर मकतूला हनीफ़ा बीबी का सारा ख़ानदान मौजूद है। मैं मकतूला हनीफ़ा बीबी के भाई जुल्फ़कार से जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। जी जुल्फ़कार साहब, ये दसो तुहाडी भैन नूं कतल कर दिता गया है, सारा वाक़या किवें होया? मोहम्मद रफीक ने जी ये बसा बुसा चलती मंगती पिंदी सी जी, इन्हें अल्लाह जाने की कोशिश की उन्हें आप दे नाल रला लिया जी। इत्थे चक शाह नवाज दा मोहम्मद रफीक है जी, इन्हें इत्थे आके गला दबाया जी। पहले उहदे नाल जो इन्हें करना सी करदा रहा, बाद विच इन्हें गला दबा कर उन्हें मार दिया जी। असी जी मंजूर आदमी एक हथ तो लंगड़ी सी, एक पैर तो मुथाज सी, इन्हें मार दिया सी। गग्गो मंडी दे रहशियां जी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूला हनीफ़ा बीबी की वालदा हलीमा बीबी मौजूद हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। माँ जी, ये दसो भी ये सारा वाक़या किवें पेश आया? उनके 4 साल तो जो नाल तलकात सन, क्या इन्हां तलकात दा तुहानूं पता हैगा सी? नहीं जी, के तलाकात दा सानू नहीं पता। बसां ते मंगदी आई, अल्लाह जाने किस हिसाब नाल उन्हें रला ले। इथों वाक़या इसदा है दुए तक मैं शाह नवाज रफीक उस डिलीवर सी। अल्लाह जाने जनाब के इत्थे लिया के उस पहला कोई जेड़ा काम करना ही वो कीता, बाद उन्हें गला दबा दिता। जो कुछ पुलिस साडा बहुत तावन कर रही है, शाबाश से सानू खर्चा दे रहे, रोटी खवा रहे, असा बहुत गरीब है। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूला हनीफ़ा बीबी का खामद मौजूद है। मैं उससे जानने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। भाई जी, ये गल दसो भी तुहाडी माजूर बीवी नूं कतल कर दिता गया, सारा वाक़या किवें होया? सारी बसा तो मंगती सी जी, उत्थों ले आया, पता नहीं किवें ले आया जिते, पर दूजा काम करते फिर इन्हें कतल कर दिता जी। साने पता नहीं किवें कीता जी, होया जी नहीं होया। पुलिस आखदी है भी 4 साल तो एक काम चल रहा सी, 4 सालों में तुहानूं नहीं इस गल दा पता लगा? नहीं सर, ये नहीं पता लगा जी मैनूं, नहीं इस गल दा नहीं पता लगा जी। पुत्र तू दस, तू उनका बेटा है, सारा वाक़या किवें पेश आया ते तुहानूं इस सारे वाक़या दा पता किवें चलिया है? ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੱਠਿਆਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਈ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਲੰਡਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਲ 'ਚ ਆਪਨੇ ਫਸਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ आपने कोलों खर्चा करके थानू रोटी पानी दे रहे ने। पुत्र तू दस भी तेरी मां नू कतल कर दिता गया, तेनू इस गल दा किवें पता लगा? सानू जी असीं गरीब बंदे जी, सानू इत्थे बुलाया गया, उन्होंने सद्या, सानू वाकया भी खाया थे फिर पहले, तो वो सानू सारा फिर उत्थे गई पुलिस ने दसिया जी, तां सानू पता लगा। उन्हें फिर कलेंडर करदा सी, कहंदे बस अं मंगदे सी साडी माई, उत्थों फिर लिया वा जी। तो उन्हें जो जाती जुती की थी क्यार के बाद गला दबा दिता, मार दिता हुआ। नहीं ये दस कि क्या तेरी माँ रोज़ घर वापस आ जाती सी? जी कदी आ जाती, कदी एक रात कदी बाहर रहती, ज़्यादा घरें आ जाती। जी नाजरीन, मैं इस वक्त SHO थाना सदर दीपालपुर गाजी अख्तर ख़ान के साथ मौजूद हूँ। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ख़ातून के कत्ल की वारदात की इतला मिलने के बाद उन्होंने क्या कानूनी कार्रवाई की। हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि आपको खातून के कत्ल की इतला मिली, फिर आपने क्या कानूनी कार्रवाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चंद रोज़ कबल 15 पे एक इतला मसूल हुई कि एक अननोन डेड बॉडी, जो उसकी डेड बॉडी है जली हुई है, वो फसल चरी में पड़ी हुई है। तो इस इतला पर मैं फौरी तौर पर मौका पर पहुंचा, क्योंकि हमारे DPO साहब उकाड़ा की तरफ से सख्त हदायत हैं कि संगीन वकूआ होना, सरजद होने की सूरत में SHO फौरी तौर पर ख़ुद रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस इतला पर मैं जब वहाँ पर मौका पर पहुँच कर मैंने लोकेलिटी को भी इकट्ठा किया, ख़ातून की आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश की, लेकिन वो ख़ातून आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। तो मैंने फौरी तौर पर PFS से टीम है हमारी साहिवाल में, उसको कॉल की, वो विदिन हाफ एन आवर हमारे पास पहुंच गई।
और इसके बाद हमारी उकाड़ा वाली टीम है जो फोरेंसिक वाली, उसको भी हमने बुलवा लिया। मौका पर तमाम शवाहिद हमने इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद हमने जो ज़रूरी कार्रवाई होती वो की और जियो फेंसिंग भी मौका पर करवाई। और एक मेरी पहचान एक ऐप है, उसके ज़रिए हम बीबी की हमें आइडेंटिफिकेशन हो गई। वो बीबी था, बीबी का नाम हनीफ़ा बीबी ज़ौजा मंजूर अहमद गाज़ियाबाद की रहायशी ये निकली। हम फौरी तौर पर हमने टीमें तश्कील दी और हम गाज़ियाबाद के इलाके में पहुंच गए। और DPO साहब का भी बार बार मेरे साथ मुसलसल राब्ते में थे। वो कहते थे कि मुझे ये केस विदिन 24 आवर्स ट्रेस चाहिए। तो हम उधर गए तो इनके वर्सा को तलाश किया, तलाश के उनसे मुलाकात की तो वो चूड़ीगर फैमिली है, इंतहाई पुअर फैमिली थे। बीबी के 5 बच्चे थे, सबसे छोटी बच्ची तकरीबन 6-7 साल की थी। तो उनके पास तो इतने सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं थे कि वो इस केस की पैरवी कर सकते या कुछ करते, क्योंकि बीबी गद्दागारी करती थी, बस में भीख मांग के अपनी फैमिली का गुजर बसर करती थी। तो वहाँ से हमने इसको जो है उनकी फैमिली का इंटरव्यू करने के बाद हमें एक नंबर बीबी का जो उस वक्त चल रहा था प्रेजेंट नंबर वो हमें मिल गया। हमने उसका CDR वगैरह जो भी डाटा हमें चाहिए था वो फौरी तौर पर हमें वो, क्योंकि DPO साहब ऑन बोर्ड थे, वो हमें फ़ौरन मिलता गया। और हमने वो जो लास्ट कॉल जिसके साथ कंडक्टर मोहम्मद रफ़ीक के साथ बीबी की होना पाई गई थी, क्योंकि दोनों की लोकेशन सेम इंसिडेंट पे आ गई थी। तो हमने फौरी तौर पर अपनी टीमें तश्कील दी और ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने फौरी तौर पर जो है इधर शमसाबाद एक गांव है, थाना सदर दीपालपुर का, तो हमने वहाँ पे रेड किया। रेड करने के बाद मुलज़िम को हमने अरेस्ट किया और उसने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया कि मैंने ही बीबी को कत्ल किया है, गला दबाकर कत्ल किया है, क्योंकि वो कहता था इसका 4 माह से मेरे साथ तल्लक बना है, क्योंकि ये मेरी बस में ही भीख मांगती थी। वहाँ से हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे पहले भी 2-3 दफ़ा बीबी इधर दीपालपुर ही मिलने आती रही है। तो उस रोज़ भी हम फसलचरी में बैठे थे तो मेरा बीबी के साथ किसी बात पे झगड़ा हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो और मेरे साथ जो है निकाह कर लो। तो उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। वहाँ से इनका लड़ाई हुआ। तो इसने बीबी को कत्ल करने से कबल 2 दफ़ा उसके साथ रेप भी किया था। रेप करने के बाद इसने उसका गला दबाया, गला दबा के इसको कत्ल किया। फिर जो इसको उसने नाश को जलाने की भी कोशिश की ताकि इसकी शनाख्त ना हो सके। आज हम बात करेंगे मीरपुर खास में होने वाले एक अंधोनाक वाक़े की, जिसमें एक 30 साल नौजवान को बड़ी बेरहमी से सिर्फ इसलिए गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया कि उसने मोबाइल छीनने वाले मुल्जिमान के सामने मज़ाहमत की थी। मुल्जिमान ना सिर्फ उससे कैश लेकर भाग गए बल्कि नौजवान को गोलियां मारी और वो जख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। इस तमाम मामले की अफसोसनाक और अंधोनाक पहलू ये है कि जो 30 साल बिलाल भुरगड़ी साहब थे, उनकी जो बेटियां थीं, 2 नन्ही मासूम बेटियां हैं, वो बिसारत उनकी बहुत कमज़ोर है और लगभग बिसारत से महरूम है। उनकी दवा लेने के लिए वो निकला था और रात तकरीबन 10:30 बजे उनको मोबाइल छीनने की कोशिश के दौरान, मज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया गया गोलियां मारकर। और उनसे काफ़ी भारी तादाद में जो कैश था, क्योंकि वो मंडी में कारोबारी आदमी थे और बिजनेस करते थे फ्रूट और सब्जियों का, उनके पास पैसे भी काफ़ी थे, तो काफ़ी रकम उनसे भी लेके चले गए। आज हम उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं और हमारे साथ उनके एक भाई मौजूद है जो उस वक्त उस वाक़े के न सिर्फ ऐनी शाहिद हैं बल्कि उनके साथ मौजूद भी थे। उनके साथ उनकी भतीजी या जो मकतूल थे उनकी बेटी भी मौजूद है। हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं तमाम सूरत में। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जमान साहब, ये बताइएगा कि पूरे वाक़े की मुझे तफसील बताइएगा, क्या वाक़या हुआ और किस तरह ये तमाम अंधोनाक वाक़या आपकी फैमिली ने बर्दाश्त किया और क्या हुआ था? सर, हम दोनों भाई सामान लेने गए थे बाजार, सामान लेकर वापसी लौटे तो जमुना फेज़ 2 के पास यहाँ पे गली में जैसे पूरे आटे की चक्की के पास, तो 3 नामालूम अफरादों ने हमारी बाइक रोकी। बाइक रोकते ही पिस्टल निकाली, एक से मेरे भाई ने मजम्मत की तो मैं पिस्टल के जोर पीछे हट गया, तो दूसरे ने आते ही फायर किए, गोलियां चलाई। मेरे भाई की लेफ्ट साइड पे गोली लगी, मैंने आवाज़ें मारी तो मेरा मामू तलत हुसैन और पाड़े वाले और मेरा बहनोई आ गए। तो हमने उन लोगों को लाइट की रोशनी में देखा है। एक बंदे को हमने देख के पहचान लिया है, बाकी 2 बंदे हम देखेंगे तो इंशाल्लाह पहचान लेंगे। बड़ा हमारे साथ जुल्म कर दिया, मेरे भाई को बेगुनाह शहीद कर दिया।
इन डाकुओं के खिलाफ इनको पुलिस को चाहिए, इनको इसी तरह जो ना मारा जाए। आज हमारे साथ ये वाकया हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। आज इस वाकये को 25-26 दिन हो गए हैं, एक बंदा पकड़ा गया है, 2 बंदे अभी तक नहीं पकड़े गए। तो हमारी इल्तिजा यही है कि हमारे साथ इंसाफ हो। हम कारोबारी लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो रोजी रोटी करने वाले, काम करने वाले बंदे थे। हमारे पास तो टाइम ही नहीं था। 5 बजे सुबह मंडी जाते थे, शाम को लौटते थे। वो वक्त जो हमारे लिए बड़ा खतरनाक गुजरा। 10:50 थे, कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है जो हम लोगों को इस तरह मीरपुर खास के शहर में इस तरह लोग अगर आज हमारे भाई को मारा है, कल किसी को मार सकते हैं। तो हमारी इल्तिजा है हमें इंसाफ दिया जाए। उसकी 2 मासूम बच्चियां हैं, इनका आंखों का मसला भी है। वो परेशान था, अपनी रोजी रोटी के अंदर लगा हुआ था, उसके पास टाइम ही नहीं था। किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं है। आज 25-26 दिन हो गए हैं। FIR किसकी मदद में दर्ज हुई और अब तक पुलिस किस नतीजे में पहुंची है? सर FIR हो गई, मैं FIR कटवा दी थी 26 तारीख को। एक बंदा पकड़ा गया है, आशिक भाइयों, उसको हमने पहचान लिया है, वही बंदा था जिसने फायर किए हैं। 3 फायर किए थे इसने, आशिक भाइयों ने। 2 बंदे और हैं जिनको हम देखेंगे तो पहचान लेंगे इंशाल्लाह। मकतूल बिलाल भुरगड़ी की 2 साहबजादियां हैं, हुरैन और दूसरी 4 साला बच्ची हैं। ये किस तरह इन्होंने अपना बाप खोया है, बाप का साया खोया, और इस फैमिली ने किस तरह अपना एक घर का अहम सतून जो है वो खोया है, इसका अंदाज़ा ये घर वाले ही लगा सकते हैं। इनके वालिद हैं, हम उनकी वालिद से बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। ये तो बहुत अंधोनाक वाक़या है और दुख भरी बात है कि कोई बाप, बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को कंधा दे, तो आप क्या बोलते हैं? फिलहाल हमारा लड़का था, मेरा नाम शकील अहमद है। इसको 10-50 में गोली मारी 25 तारीख को। ये दवाई लेने गया था बच्चों की आंखों की, और उधर से वापसी आ रहा था तो जमुना दास 2 में उनको गोली मारी और एक बंदे को पकड़ा गया है। बाकी 2 बंदे अभी तक नहीं पकड़े हैं। DIG साहब बोल रहा है कि मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा, अभी तक तो कुछ ही नहीं हुआ। हमारी पूरी भुरगड़ी कौम जो है ना वो हमारे साथ है। वो बोलती है हमको तुम्हारी मदद कराएंगे फुल। अभी तक पुलिस से कुछ मुतमईन है या नहीं है इसकी परफॉर्मेंस? पुलिस जो अभी एक ही गिरफ्तार किया है, 2 गिरफ्तार करे, उसके बाद में हम मुतमईन है। हम शुरू से जिन्हों को जानते हैं, वो हमारा भाई था। हम इन्हों को शुरू से जानते आ रहे हैं और हमारा आना जाना भी इन्हों के घर पे, और ऐसी बात नहीं है। और ये हमारे भाई बने में, हम इन्हों के घर पे आते जाते हैं। और उन्हों की बीवी और उसकी बीवी से क्या गुजर रहा है, उसकी माँ से क्या गुजर रहा है, अभी भी जाके देखो, वो बेचारी रो रही है। इतने दिन हो गए, तो क्या उसके कातिल नहीं पकड़े जा रहे? क्या उसके कातिल पकड़े जाए ना, 2 भाग गए और एक पकड़ा गया। तो मेरे ये बात है तो उनको मारना चाहिए। अगर वो छूट गए तो दूसरों को भी मारेंगे वो लोग। ऐसे कातिलों को पकड़ा जाए, मारा जाए। और ये पुलिस को एहतियात कर, पुलिस क्यों नहीं करती है? पुलिस ये करे ना, पुलिस अपना वो करे नो। ये कातिल भी 2 पकड़े जाएंगे, क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? पकड़े जाएंगे ये भी 2 इंशाल्लाह, ये पकड़े जाएंगे। और जी वो बहुत अच्छा था बिलाल, बहुत भुरगड़ी जो बिलाल बहुत अच्छा था, हमारा भाई बना हुआ है, बहुत अच्छा। बहुत मजदूरी बेचारा करता था, अपने बच्चों के लिए दवाई लेने गया था, दवाई लेके आ रहा था, रात को 10 बजे, पौने 10 बजे उसको गली में मारा गया। उसको उधर कोई नहीं था, गली में अंधेरा था, उसको बेचारे को गोली मार दी, उसको नहीं बचा, वो ले गए अस्पताल, आधे तक दम दे दिया उसने। हमने बहुत दुआएं करी उसके लिए, हमने बोला अल्लाह करे बच जाए, मगर वो नहीं बच पाया। अमर को बहुत दुख है, उसका भाई का, अमर को बहुत दुख है। मीरपुर खास के मेहरान थाने की हदूद में 30 साला जो नौजवान था, जिसकी बच्ची और 2 बच्चियां जो है वो आंखों से बसारत से महरूम थी, उसको जो कत्ल किया गया, उसके बारे में हम पुलिस का मौक़िफ़ जानने के लिए आज यहाँ पुलिस कम्प्लेक्स में आए हैं कि वो क्या सूरत हाल हुई, अब मुल्ज़िमान को कैसे पकड़ा गया और अब तक कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं और कार्रवाई में और इस जुर्म की तफ्तीश में क्या क्या पेश रफ्त हुई है। आइए चलते हैं, बात करते हैं SSP मीरपुर खास सुमेर नूर चन्ना से, वो क्या कहते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था PS मेहरान की हद में, जिसमें बिलाल भुरगड़ी, जिसको डकैती मज़ामत में शहीद किया गया था। ये मीरपुर खास पुलिस के लिए एक चैलेंज केस था, ब्लाइंड केस था। अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर खास पुलिस ने अपनी मेहनत करके इस केस को ट्रेस किया। 3 टोटल इसमें जवाबदार थे जिन्होंने शहीद किया था बिलाल को। 3 में से हमने 2 गिरफ्तार कर लिए हुए हैं।
ये केस हमने टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे सीसीटीवी फुटेज की मदद से इसको हमने ट्रेस किया। दोनों जवाबदार को आइडेंटिफाई हमने कर लिया था और गिरफ्तारी करने के बाद एक जुडिशियल कस्टडी में, एक अभी भी फिजिकल रिमांड के पुलिस के कब्जे में है।